बीके ट्यूटोरियल के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बीके दीक्षित आपके लिए लेके आया हूं एक वीडियो जो क्लास 11th के लिए है। और आज मैं क्लास 11th के एक चैप्टर प्लांट रेस्पिरेशन पार्ट 2 लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। प्लांट रेस्पिरेशन इन प्लांट का पार्ट 1 वीडियो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसके अंदर जो है रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जैसे ग्लाइकोलिसिस और एनर्जी नेट मतलब एनर्जी कैलकुलेशन या एनर्जी या सम अदर केमिकल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस को डील किया गया था। तो आगे का जो पोर्शन है वो मैं लेकर के इस वीडियो में हाजिर हूँ। तो आप आइए चलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या मेन पॉइंट्स है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है वो सबसे पहले चीज़ है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं, एज यू नो, ऑक्सीजन इज नेसेसरी, यानी दिस रेस्पिरेशन टेक्स पार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जब होगा तभी ये रिस्पिरेशन होगा। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शन एरोबिक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है। और ये जैसे कि आपने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पार्ट है, ग्लाइकोलिसिस के बाद का जो पार्ट है, दैट विल टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स और क्रिस्टी, ये दोनों पार्ट इसमें, दोनों जो स्ट्रक्चर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और एरोबिक रिस्पिरेशन 3 स्टेप में हम यहाँ पर डील करेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन को। द पहला स्टेप है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, या इसी को हम कहते हैं कि इसमें जो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज तो ग्लाइकोलिसिस में ऑलरेडी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे कि पायरुविक एसिड से हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ई, इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। दूसरा सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसी को टीसीए साइकिल या इसी को क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। और जो लास्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जैसा कि फोटोसिंथेसिस में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर टू अदर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एटीपी एंड सम अदर केमिकल्स आर फॉर्म। तो इसमें भी हम लोग यही देखेंगे कि हाउ द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर टू अदर। एंड तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के वर्ड मीनिंग को अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेटिव का मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, या तो ऑक्सीजन कंबाइंड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। दो स्थितियों में ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिमूव होगी। तो इसको हम एक रिएक्शन से देख सकते हैं कि जो पायरुविक एसिड होता है, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट पायरुविक एसिड होता है, वो एक कोएंजाइम है जिसका नाम है एक कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है और इसमें एस्टिल कोएंजाइम में बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्या होता है कि देखिए NAD जो है वो, जो इसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा, देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो हाइड्रोजन जो रिमूव होगा वो NAD रिसीव करेगा एट इज कन्वर्टेड इनटू NAD प्लस NAD प्लस हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो इसलिए NAD क्या है, NAD एक कोएंजाइम है और इसका पूरा नाम है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर जो और भी फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए एक एंजाइम जरूरी है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और इसके साथ TPP, लिपोइक एसिड और मैग्नीशियम आयन ये भी यूज होते हैं। ये 5 को फैक्टर इसमें यूज होते हैं। रिमेंबर, 5 कोएंजाइम इसमें यूज होंगे। कोएंजाइम में
NAD, दो ये हो गए, TPP तीसरा हो गया, लिपोइक एसिड चौथा हो गया, मैग्नीशियम आयन पांचवा, ये एक्टिवेटर के रूप में यूज होता है। और ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होता है। तो इस रिएक्शन को हम कैसे पढ़ सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन पायरुविक एसिड इज ऑक्सीडाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज and still coenzyme is formed. And 5 coenzymes are involved. coenzyme में NAD, TPP, लिपोइक एसिड और मैग्नीशियम आयन। तो इस रिएक्शन में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है इसलिए डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रहा है इसलिए इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच एक पुल के रूप में, एक ब्रिज के रूप में काम करता है। यानी पायरुविक एसिड डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में इंटर नहीं हो सकता है, वो पहले स्टील को एंजाइम में कन्वर्ट होता है। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी क्रेब्स साइकिल जो सेकेंड पार्ट है वो है क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल में जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है पहले स्टील को एंजाइम में, ये आपने पढ़ा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में। अब क्या होता है, एस्टिल को एंजाइम ए, और ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, मैट्रिक्स में होता है। आपने देखा कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ था, साइटोप्लाज्म में। अब जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी साइटोप्लाज्म में हुआ और वहाँ से एस्टिल को एंजाइम में मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑलरेडी एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। उससे ये रिएक्ट कर जाता है कौन, एस्टिल को एंजाइम में, एंड देन यहाँ पर सिट्रिक एसिड फार्म होगा। अब सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। कार्बोक्सिलिक मतलब COOH, कौन कौन क्या होगा, COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। ये तो रहा कि इसको क्यों हम TCA कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो क्रेब्स साइकिल का बनता है उसका नाम है सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको TCA साइकिल कहा जाता है। अब सिट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, फिर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। तो यहाँ पर अब बनता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, इसमें अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनेगा। हालांकि इंटरमीडिएट इस कुछ कंपाउंड बनते हैं जैसे सिसेकोनिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लेकिन वो हम दिखाया नहीं है। जो मेन कंपाउंड है उन्हीं को इस साइकिल में शो किया गया है। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का अगेन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और NaDH2 और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ये कंपाउंड बन जाता है फिर सक्सिनिक एसिड। यानी सिट्रिक एसिड से क्या बना, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बना। यहाँ भी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनिक एसिड बना, यहाँ भी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। उसके बाद सक्सिनिक एसिड से फिर जो है वो क्या बनता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पर जो कोएंजाइम वर्क करता है वो NAD ना होके FAD होता है। FAD का मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर जो है GTP, जैसे ATP होता है ना, जिसमें ATP में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, यहाँ पे गुआनोसिन डाइफॉस्फेट एनर्जी रिसीव करेगा और GTP में माने GDP में एक फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा और वो GTP में बदल जाएगा, और जो केमिकल कंपाउंड बनेगा सक्सिनिक एसिड के बाद वो बनेगा फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड में फिर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ NaDH2 निकलेगा और देन इट इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, एंड मैलिक एसिड के बाद से ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल, दिस इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल में एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि एस्टिल को एंजाइम में ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है सिट्रिक एसिड,
citric acid is converted into alpha ketogluteric acid. Alpha ketogluteric acid is converted into succinic acid. Succinic acid is converted into fumaric acid. एंड फ्यूमेरिक एसिड के बाद से जो है फिर क्या बनेगा, मैलिक एसिड बनेगा, और मैलिक एसिड के बाद से फ्यूमेरिक एसिड के बाद से मैलिक एसिड बनेगा। और यहाँ पर एक करेक्शन है फ्रेंड्स, एक करेक्शन आपको मैं बताना चाहूँगा, सॉरी, यहाँ पर ये जो स्टेप है यहाँ पर ये नहीं होगा, ये गलत से बना हुआ है, इसको सॉरी आप लोग नहीं पढ़ेंगे। फ्यूमेरिक एसिड से क्या बनेगा, मैलिक एसिड बनेगा, और मैलिक एसिड से ये ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड बन जाएगा। इसलिए मैं इसको डाउट किया मुझे हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ फर्स्ट स्टेप में एक NaDH2 बना, एक दो दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ बना और चौथा यहाँ बना, 4 ही बनते हैं, 5 नहीं बनते हैं। तो ये स्टेप में नहीं ये होगा, इसको प्लीज़ सॉरी एक बार और, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद से क्या बना, क्रेब्स साइकिल में हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं, 4 NaDH2 बने, ठीक है, एक मतलब पायरुविक एसिड से, ठीक है, और उसके बाद एक FAD बना और एक GTP बना, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपके अगले स्टेप में काम आएंगे। अब एरोबिक रिस्पिरेशन का जो डिस्क्रिप्शन है, जो मैंने आपको साइकिल में बताया था, वही यहाँ पर दिया गया है कि इसको सुकीस सर हैंस क्रेब ने खोजा था, इसलिए इसको हम क्रेब साइकिल भी कहते हैं। सर हैंस क्रेब ने खोजा था, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेब साइकिल। इसके बाद से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राई साइक्लिक, जिसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों कहते हैं। अगर हम होल रिएक्शन को समराइज करें तो देखिए, एक पायरुविक एसिड, 4 NAD, एक FAD, एक GDP हम ले सकते हैं इसके अंदर, ATP के जगह GDP, ठीक है। तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, 4 NADH बनेगा, 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, और FAD एक बनेगा और एक GTP बनेगा, ATP नहीं होगा, GTP होगा, ठीक है। तो ये समरी है क्रेब्स साइकिल की। एक बार फिर से सुन लीजिए, पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस FAD प्लस H2O प्लस GDP इजकल टू क्या बनेगा, 3CO2 प्लस 4 NADH प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस FADH2 प्लस GTP। इसको आप NADH2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें जो ATP फॉर्मेशन होगा, JTP एक्चुअली ATP गलत नहीं है, GTP ATP में कन्वर्ट हो जाता है और अदर मालिक्यूल्स भी जो है फॉर्म होते हैं। तो ये है सिट्रिक एसिड साइकिल। अब इसके बाद से आ जाते हैं अगले स्टेप के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल टेक्स प्लेस इन द क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्रिस्टी कहते हैं, और इसी क्रिस्टी के ऊपर पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि हम F1, F0, F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इन पार्टिकल्स को हम लोग ETP भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ETS आकर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल, F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल या ETP पार्टिकल या ऑक्सीसोम भी इसको कहा जाता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द इनर सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इनर सरफेस क्या है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्रिस्टी, क्रिस्टी के ऊपर F0 F1 या ऑक्सीसोम या ETP पार्टिकल पाए जाते हैं, उसी में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, NAD और FADH प्रोड्यूस होंगे। इस प्रोसेस में जो NADH और FAD जो बने हैं क्रेब्स साइकिल में, इनका यूटिलाइजेशन होगा और ATP फॉर्म होंगे, ठीक है। उसके बाद से ये आगे अगर हम इस स्ट्रक्चर को, हम ये जो भी यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको मैं आगे आपको स्ट्रक्चर से दिखाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, एंड दिस वन इज द इनर, ये
मेम्ब्रेन स्पेस है, दिस इज स्पेस, ठीक। अब इसमें जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये पार्टिकल पाए जाते हैं, इसको हम लोग F1 F0 पार्टिकल या ऑक्सीसोम या ईटीपी पार्टिकल कहते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये बेस है, ये स्टॉक है और ये हेड है, ठीक है। हेड में क्या होता है, एटीपी सिंथेज एंजाइम पाया जाता है, और यहाँ पर जो F1 F0 जो पार्टिकल्स होता है ये इन्हीं से जब इलेक्ट्रॉन पास होता है तो यहाँ पर जो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि ये जब इलेक्ट्रॉन पास होगा तो प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करता है, और व्हेनेवर प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन एनर्जी इज रिलीज एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय एटीपी सिंथेज टू फॉर्म एटीपी। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ F0 F1 पार्टिकल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पीछे एक बार और चलते हैं। देखिए ये डिस्क्रिप्शन था जो आपको मैंने बताया कि F1 इज ए पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन कैटेलिटिक साइट ऑफ द एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। F0 is a integral membrane protein complex that form channel through which proton cross the membrane. Proton यानी हाइड्रोजन will cross। इसके बाद से जब दो प्रोटॉन पास होंगे तो एनर्जी जो रिलीज होगी उसका यूज होगा एटीपी सिंथेसिस में। एंड एवरी टू हाइड्रोजन आयन दैट पास थ्रू F0 फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन देन 2 ATP इज फॉर्म। ओके, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। ये है दैट इज इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो पार्ट्स है इसको आपको एक बार बता दूं मैं। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये जो इस साइड में जो है देखिए मैट्रिक्स है, दिस वन इज द मैट्रिक्स, ठीक है। ये दिस वन इज द मैट्रिक्स, दिस वन इज द मैट्रिक्स एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन। और ये जैसे दो मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो ये यहाँ पर मैट्रिक्स है और ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। और ये क्या है, मैट्रिक्स है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में ही F1 F0 पार्टिकल होते हैं और उसी में ये रिएक्शन जो है दिखाया गया है, ठीक है। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या बना, NaDH2 बना। NaDH2 का जब डिसोसिएशन होगा तो प्रोटॉन बनेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो दो हाइड्रोजन है ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, दो हाइड्रोजन आयन बनेगा और प्लस दो इलेक्ट्रॉन बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दे दिए जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर को, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा F को और अपने कहाँ चला जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन F से ट्रांसफ़र हुआ किसको, अगेन F से होते हुए यहाँ पर आ गया UV क्यूनोन को। UV क्यूनोन ने ये भी, अब ये मैट्रिक्स से ये भी हाइड्रोजन को रिसीव कर सकता है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा दैट विल गो टू द UV क्यूनोन। ये UV क्यूनोन हाइड्रोजन को लेके UV क्यूनोन हाइड्रोजन में बदल जाएगा। अब ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, इधर इनर मेम्ब्रेनल स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को चला जाएगा, साइटोक्रोम B से फिर FeS। ये सब इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स है जिसको आपको याद करना होगा। अब यहाँ से FeS से फिर कहाँ जाएगा, फिर UV क्यूनोन 2 को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, और एंड दिस UV क्यूनोन अगेन रिसीव हाइड्रोजन फ्रॉम द मैट्रिक्स। और ये हाइड्रोजन फिर यहाँ पर क्या जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन स्पेस है उसमें चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C से कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A1 A3 कॉम्प्लेक्स को चला जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से हो रहा है, अगर एक देखा जाए तो NaDH प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन बोथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पासिस इस इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से होते हुए पास हुआ और हाइड्रोजन इधर इनर
मेम्ब्रेन स्पेस में चला जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से आ रहा है, यहाँ से अगर आप देखा जाए तो इसको एफएमएन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स है एफईएस। एफईएस एक अननोन इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है और ये इलेक्ट्रॉन को किसको दे रहा है, यूबिक्विनोन को दे रहा है। ठीक है, यूबिक्विनोन को दे रहा है। यूबिक्विनोन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स से भी ले सकता है और अरे यहाँ से भी जो है ये रिसीव होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर साइटोक्रोम बी से एफईएस से होते हुए यूबिक्विनोन से होते हुए फिर साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम ए3 कॉम्प्लेक्स को चला जाएगा। तो अब शॉर्ट में अगर मेन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है वो क्या क्या है, एफएमएन से यूबिक्विनोन से साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम ए1 ए3 कॉम्प्लेक्स को चला जाएगा। बीच में एफईएस ये क्या है, अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है। तो इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। ये जो NADH जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इससे आप देख सकते हो इससे 3 ATP बनेंगे। अरे इससे देखिए NAD विल फॉर्म 3 ATP और यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रोवाइड हो रहा है वो FAD के द्वारा हो रहा है, तो FAD विल फॉर्म 2 ATP। ये याद रखिएगा, NAD विल फॉर्म 3 ATP और FAD विल फॉर्म 2 ATP। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ ये ऑक्सीसोमर, जिसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब नेट अगेन देखा जाए, अब देखिए ग्लाइकोलिसिस, ये तो मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूँ कि ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनेंगे 4 ATP, 2 ATP कंज्यूम हो जाएंगे और ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 बनेगा। अभी मैंने आपको बताया कि एक NADH2 से 3 ATP बनेंगे, तो 2 NADH2 बना तो 6 ATP बने। तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने ATP बन गए, 8। हालांकि 10 प्रोड्यूस हुए लेकिन 2 कंज्यूम हो गए, तो अब हमारे पास नेट गेन ATP का टोटल कितना हुआ, 8 हुआ। वही 6 आए NADH से और 2 ATP डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म हुआ, तो टोटल बने 8। अब देखते हैं क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में आपने देखा कि 4 NADH2 बना, एक FADH2 बना, तो 4 NADH2 से 4 × 3 यानी 12 ATP बनेंगे और FAD से 2 यानी 2, तो 12 × 2 14 और एक GTP बना था, उससे एक ATP 15। यानी यहाँ पर आप देखिए 2 मालिक्यूल NADH से 6 ATP बने, यहाँ पर जो है तो यहाँ पर देखिए 6 सॉरी ये 18 तो ये टोटल बात किया जा रहा है। तो ये डाटा क्यों ऐसे आ रहा है, मैं आपको एक बार समझा दूँ। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने, तो इस तरीके से 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगे। अगर एक क्रेब्स साइकिल से देखा जाए कितनी ATP बने, तो 4 NADH2 बने तो उनसे 12 ATP बने, एक FAD बना तो उससे 2 ATP बने तो 14 हो गए, एक GTP बना उससे एक ATP बना तो 15 ATP। यानी एक क्रेब्स साइकिल से जो NADH2 FADH2 और GTP बना उससे 15 ATP बने। और चूंकि 2 क्रेब्स साइकिल चलती है, 2 क्रेब्स साइकिल क्यों चलती है कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं तो 2 क्रेब्स साइकिल चलती है, तो इस तरीके से 30 ATP बने, 8 ATP यहाँ पे बने, तो टोटल ATP कितने हो गए, 38 हो गए। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP बने और एक जो पायरुविक एसिड है जो क्रेब्स साइकिल में इंटर कर रहा है एसिटिल कोएंजाइम के रूप में, तो क्रेब्स साइकिल में 4 NADH2 बना, एक FADH2 बना और एक GTP बना, तो 4 NADH2 विल फॉर्म 12 ATP, 1 FADH2 विल फॉर्म 2 ATP एंड 1 GTP विल फॉर्म 1 ATP, तो 15 ATP बने।
और 2 क्रेब साइकिल से 30 एटीपी हो गए टोटल, ठीक है, 15 + 15 30, और 8 ग्लाइकोलिसिस में, तो टोटल 38। लेकिन जो रियल में जो एटीपी जो हमें प्राप्त होता है, जो मतलब एक ग्लूकोज से प्राप्त होता है, वो होता है 36। तो 2 कहाँ गए भाई? देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 2 NADH2 से 6 एटीपी बने, लेकिन NADH ये कहाँ पर बना? ग्लाइकोलिसिस के दौरान। और ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म से NADH2 का ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स जहाँ पर वो मेम्ब्रेन के पास, क्रिस्टी के पास, F0 F1 पार्टिकल के पास जाता है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन में 2 ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाता है। इसलिए जो नेट गेन जो ATP का होता है वो 38 के बजाय 36 ही होता है, ठीक है। ओके, अच्छा, इसको हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर 2 तरह के शटल भी बताए जाएंगे, मैलेट शटल, एस्पार्टेट शटल। तो वो क्या है, वो थोड़ी हायर चीज़, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है, देखिए पहले हमें जानना होगा कि RQ क्या होता है। RQ यानी रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या होता है। तो यह फार्मूला से आप समझ सकते हो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट को। RQ क्या होता है? RQ होता है द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व ड्यूरिंग रिस्पिरेशन एंड वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन के दौरान जितना कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज होगा, और जितना ऑक्सीजन यूज होगा, दोनों के रेशियो को हम RQ कहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई कंपाउंड जो है, देखिए किसी जब ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन यूज होगा, और जब ऑक्सीजन यूज होगा तो क्या होगा, जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। तो जो सबस्ट्रेट जितना कम ऑक्सीजन यूज करेगा वो इतना हमारे लिए चीप होगा, वो इतना हमारे लिए सूटेबल होगा। तो यानी RQ ज़्यादा होगा, इसका मतलब इट इज़ ए गुड फूड। और RQ का कम होना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, यानी मोर ऑक्सीजन कंज्यूम होगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रेशियस मटेरियल होता है, मतलब वो ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। तो अलग अलग हम अगर कंपाउंड का RQ देखें तो कार्बोहाइड्रेट में देखिए ये 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और 6 हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है, तो इसका RQ आया 1, ठीक है। उसके बाद फैट का देखा जाए तो ये रिएक्शन है फैट, ये एक फैट है। फैट के ऑक्सीडेशन में 145 मालिक्यूल ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है और 102 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो इसका RQ क्या हुआ, 102/145, दैट विल बी 0.7। तो ये RQ फैट का 1 से कम होता है। इसी तरह प्रोटीन का भी RQ 1 से कम होता है, और ऑर्गेनिक एसिड का जो RQ होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, इट इज़ मोर देन 1। जैसे माइलिक एसिड का कितना होता है, 1.33 होता है, और ऑक्जेलिक एसिड का देखा जाए तो 4 होता है, तो ये मोर देन 1 है, ठीक है। इसके बाद से लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है रेस्पिरेटरी पाथवे। हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो मेन रेस्पिरेटरी सब्जेक्ट में सबस्ट्रेट है। फैट और प्रोटीन डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पहले उनका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और तब जाके वो रेस्पिरेटरी पाथवे में इंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज क्या बन रहा है, ग्लूकोज का अब देखा जाए तो ग्लूकोज तो ये तो अब हमने सिंपल पढ़ा है कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, ये डायरेक्टली हमने यहाँ लिख दिया है, और ये फिर अगेन डिवाइड हो जाएगा DHA और PGA में, ठीक है। उसके बाद से पायरुविक एसिड बनेगा, स्टील ये पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में यानी क्रेब साइकिल में इन कर जाएगा। अब फैट कहाँ इन होता है, फैट डिग्रेड होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। ग्लिसरॉल क्या होगा, वो डायरेक्टली वो यहाँ पर फैटी एसिड जो है उसका, फैटी एसिड फिर जो है वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन 2 तरह का होता है, तो उतना डिटेल हम नहीं जाएंगे।
यहाँ पर फैटी एसिड से अल्टीमेटली एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होगा, चाहे बीटा ऑक्सीडेशन हो चाहे अल्फा ऑक्सीडेशन हो, तो क्या बनेगा? फैटी एसिड एसिटिल कोएंजाइम बनेगा। और एसिटिल कोएंजाइम में कहाँ इंटर कर जाएगा? क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाएगा। तो फैट का ये फेट हो गया। फैट क्या बना? पहले फैटी एसिड बना, फैटी एसिड से क्या बना? ऑक्सीडेशन हुआ इसका, ऑक्सीडेशन के बाद एसिटिल कोएंजाइम बना। एसिटिल कोएंजाइम में रेस्पिरेटरी पाथवे में शामिल हो गया। प्रोटीन में क्या हुआ? प्रोटीन से एमिनो एसिड बना, एमिनो एसिड का डीएमिनेशन हुआ तो अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अमोनिया क्या होगा? फिर अमोनिया तो डायरेक्टली रिलीज हो जाएगा, चाहे यूरिया में बदल दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, दैट विल इंटर फार्म कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा? वो क्रेब्स साइकिल में इंटर हो जाएगा। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्ट पाथवे रहा, ये प्रोटीन का रहा और ये फैट का है। तो हाउ फैट एंड प्रोटीन मालिक्यूल्स इंटर इनटू द रेस्पिरेटरी साइकिल, इस पाथवे को हम कहते हैं अल्टरनेट रेस्पिरेटरी पाथवे, या इसी को हम कहते हैं एम्फीबोलिक। क्या बोलेंगे इसको? अरे यार, इसी को हम क्या बोलेंगे? एम्फीबोलिक पाथवे भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। ये 2 पार्ट हुआ। इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन चैप्टर समाप्त हुआ। तो हाउ डू फील? आपको ये कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।